आज हमारे साथ एक खुसूसी गेस्ट मौजूद हैं, आगा साले साहब, जो पाकिस्तान रहे हैं, पाकिस्तान में सियासत भी करते रहे हैं। देन आगा साहब, आपने डिसाइड किया कि आप पाकिस्तान छोड़ के चले गए। लास्ट वॉज 1990 में आपने इलेक्शन कंटेस्ट किया। जी, 90 में। और फिर उसके बाद आपने अमेरिका में, आपको 30 से ज़्यादा साल हो चुके हैं, वहाँ पे आप पॉलिटिक्स भी कर रहे हैं। यू आर अ पार्ट ऑफ डेमोक्रेट पार्टी। जी। गवर्नर इलेक्शन भी, न्यूयॉर्क गवर्नर के लिए भी आपने जी, आई फाइल माई बिड फॉर द डेमोक्रेट प्राइमरी इन 2022। वो क्या वजह थी सर? वो मल्टीपल रीजंस, और अमेरिका में मुसलमानों के साथ जो हालात और वाक़यात हैं, और ख़ास तौर पे साउथ एशियंस के साथ, आज का अमेरिका जो है इंडियनाइज्ड अमेरिका है। इंडियनाइज्ड? जी। इजराइलाइज्ड नहीं है, इंडियनाइज्ड है। ये एक ट्राइका है, इंडिया, इजराइल एंड अमेरिका, और ये एक ट्राइका है और बरसों से इस पे काम हो रहा है। और बहरहाल मैं, चूँकि हमारा कंपटीशन हमेशा हिंदुस्तान से रहा है, और हमारे यहाँ एक ही रेटरिक चलता रहा है कि हिंदुस्तान एक थ्रेट है। उन्होंने न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किया और हमने उस दौर में शामिल हो गए, बल्कि हमें उस दौर में शामिल करने वाले वो लोग हैं। तो बहरहाल वो जो चीज़ें हमारे सामने आ रही थी, उसमें ये महसूस हो रहा था कि अगर हमने इनिशिएटिव ना लिया, इलेक्शन जीतना नहीं होता, आपने एक फाउंडेशन ले करनी होती है, एक लैंडमार्क बिल्ड करना होता है कि यू डेयर टू चैलेंज। तो जो हालात अमेरिका के थे, हमारी पार्टी के थे, डेमोक्रेट्स के थे, उसमें मुझे तो ये साफ लग रहा था कि भाई अगर आज हमने ये नहीं दिया तो आने वाली नस्लों को मैसेज नहीं मिलेगा। वी डू नॉट हैव अ सीट ऑन द टेबल इन न्यूयॉर्क सिटी, न्यूयॉर्क स्टेट, मुसलमानों की कहीं भी नहीं है हमारी कोई सीट, टेबल पे कोई सीट नहीं है। जो डिस्कशन टेबल है जहां हम लोग मैटर करें, बाकी हम टुकड़ों में बटे हुए। अगर सब जो अब मैटर करता है अंडर डोनाल्ड ट्रंप, हमने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स, एक बहुत लॉन्ग लिस्ट है, और वो बड़े अनकन्वेंशनल भी हैं, बड़े बोल्ड भी हैं, बहुत एग्रेसिव भी हैं जी। उसकी रोशनी में, एंड जो ख़ास तौर पे अपॉइंटमेंट्स की हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब ने, आज मतलब सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस जिन शख्सियत को उन्होंने, वो पीट हेगसेट, ही इज़ अ हार्ड लाइनर, ही इज़ अ हॉकिश लीडर। इन सब के तनाजुर में, और मोस्ट ऑफ देम, सेक्रेटरी स्टेट की बात कर लें आप, सेक्रेटरी डिफेंस की बात कर लें आप, जो स्पोक्स पर्सन है उनकी बात कर लें, दे आर क्वाइट एंटी पाकिस्तान अपने बयानात में। ट्रंप की सदारत में पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात इन नियर फ्यूचर आप कैसे देख रहे हैं? हाउ वेल इक्विप्ड आर वी? मैं तो ऑलवेज मैं ये एक जुमला बोलता हूँ कि हमारी फॉरेन पॉलिसी का कोलेटरल डैमेज हो चुका है पिछले 40 वर्षों में, सिंस 9/11 ख़ास तौर पे तो बहुत तेज़ी से डिक्लाइन हुआ, लेकिन जो ईरा था जनरल ज़िया का, उसमें हमने फॉरेन पॉलिसी पे तवज्जो नहीं दी, और किसी हद तक वो चल रही थी फॉरेन पॉलिसी, एक सिमत थी उसकी और वो सिमत रही। लेकिन जैसे ही ज़ियाउल्लाह का ईरा ख़त्म हुआ, फिर वो एक डेमोक्रेटिक सो कॉल्ड हाइब्रिड डेमोक्रेसी है हमारी इस मुल्क में। वो जब ईरा शुरू होता है, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट बनती है, फिर नवाज शरीफ आते हैं, फिर ये सिलसिले चलते चलते फिर एंड पे जनरल मुशर्रफ आते हैं। आपको खास अच्छी तवक्को लगता कि नहीं है? मुझे तवक्को इसलिए नहीं है कि नेशनल नैरेटिव नहीं है आपके पास। जब आपके पास नैरेटिव लेस नेशन है तो उसमें बहुत मुश्किल नज़र आ रहा है, और ये बात मैं हमेशा कहता आया हूँ। काबिल एहतराम आगा साहब, आपकी जो गुफ्तगू है उससे हमें ये समझ आ रही है कि जो बाइडन तो जाते जाते मिसाइल प्रोग्राम पर भी पाबंदियाँ लगा के, अब ट्रंप आगे हैं तो ट्रंप की जो सूरत हाल है वो मज़ीद पाबंदियाँ सख्त होती देख रहे हैं आप, ये कह रहे हैं आप? जो हालात जिस तरफ जा रहे हैं, जो फुटप्रिंट हमने बना दिया, बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन ने एक फुटप्रिंट बनाया है, और वो वहाँ पे मतलब जो तब्दीली आई है अमेरिका में, इससे अमेरिका तो तब्दील हो रहा है, दुनिया भी बदलेगी, लेकिन पाकिस्तान के मसाइल बढ़ गए, और हमारी बदकिस्मती है कि हमने फेलियर किया है, अटर फेलियर है हमारा। मैं इस पे मैं अच्छा, मोहसिन नकवी साहब के वहाँ जाने से, और फॉरेन ऑफिस कहते हैं हमारे रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, अब जिनके हैं उनकी तरफ से वहाँ पे गए हैं, तो कोई, वैसे तो ये पूछना सवाल एक रिटोरिकल क्वेश्चन है, लेकिन देखिए मेरी इतला के मुताबिक उन्हें शायद समन किया गया है, और ये भी कहा गया कि वो आफिया सदीकी के लिए गए हैं जी, और उसको रिहाई दिलाएंगे। और फिर वहाँ जो ब्लंडर्स हुए वो आपको, मेरा ख्याल है कि मेरी इस पिछली जुमले को, स्टेटमेंट को वैलिडेट करेंगे कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी का कोलेटरल डैमेज है। आपके फेडरल मिनिस्टर हों और वो भी वज़ीर दाखिला, वो अमेरिका में हों, वहाँ पे पाकिस्तान का सफारती अमला है, एम्बेसडर मौजूद है, कौंसल जनरल मौजूद है,
मैं नहीं समझता कि उनके साथ जो लाइजॉन करने वाले लोग थे उन्होंने किस तरह लाइजॉन किया और किस तरह से उनको वो उन मीटिंग्स में ले गए जहां उन्हें नहीं जाना चाहिए था। और जो मामला है आपके सामने है, पूरी कौम के सामने है, तो इस पे तो हमें बहुत बड़ी एम्बेरसमेंट हुई है। ये होप कहाँ से पैदा हुई थी आगा साहब कि आफिया सिद्दीकी की रिहाई हो जाएगी, पार्डन मिल जाएगा? देखिए, होप नहीं पैदा हुई थी, पॉलिटिकल रेटरिक होते हैं ना कि हम कोई ऐसा काम करेंगे, कोई कौम को ऐसी खबर सुनाएंगे तो शायद हम इसके बदले में ऐसे कर पाएंगे। इसका आफिया सिद्दीकी की रिहाई पे तो बेहतर जवाब सेनेटर मुश्ताक दे सकेंगे, क्योंकि वो वहाँ गए भी हैं अमेरिका में, वो जेल में भी गए, फैमिली से भी राब्ते में है, अमेरिका के इदारों से भी राब्ते में, उसकी वकील से भी राब्ते में। प्रॉब्लम यह है कि आफिया सिद्दीकी की ज़हनी कैफियत ठीक नहीं है, तो उसके लिए हुकूमत पाकिस्तान को, आपके फ़ॉरेन ऑफिस को एक ख़त लिखना चाहिए था बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन को कि उनका तिब्बी मुआयना करवाया जाए, और वो जिस हालत में है, जिस कर्ब में है, वो ज़हनी मरीज़ा हैं इस वक्त, और उन्हें तो मेरा ख्याल है कि कुछ भी याद नहीं है, और उनकी जो कैफियत है उस पर उनको हॉस्पिटल में होना चाहिए जेल की बजाय, इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर। तो अगर वो ये काम करते तो हम समझते पाकिस्तान की काबिल एहतराम आगा साहब, आप जो गुफ्तगू फरमा रहे हैं इस वक्त अमेरिका, ट्रंप, बड़ी ज़रा ख़तरनाक से आप कुछ इशारे हमें दे रहे हैं, तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि इन हालात में अमेरिकी जो पॉलिसी है उसमें अगर आप चीन फैक्टर में डालें तो वो बहुत नुमाया हो चुका है। पाकिस्तान मुआशी और दफाई शोबे में चीन के इंतहाई करीब जा चुका है इस वक्त। चीन को काउंटर करने के लिए अमेरिका भी जो है वो भारत के इंतहाई करीब जा रहा है। तो इन हालात में आप वाशिंगटन में क्या देखते हैं कि पाक चीन तल्लुकात, अमेरिका किस नज़र से और पाकिस्तान को किस नज़र से, ये तीनों चीज़ें एलैबोरेट करें। देखिए भट्ट साहब, चीन के साथ अमेरिका के वो जो रिलेशनशिप की बुनियाद रखने में हमने कलीदी किरदार अदा किया। अच्छा, ये एक और ईरा था, और ये एक पॉलिटिकल ईरा था, और उस पॉलिटिकल ईरा में जिस तरह से चीज़ें डेवलप हुई। अब आप ये देखें कि सदर ट्रंप चीन की मुखालफत कर रहे हैं, सदर ट्रंप चीन पे टैरिफ लगाने की बात कर रहे हैं, सदर ट्रंप पेंडेमिक के दिनों में 2020 में वुहान वायरस की बात कर रहे हैं, यानी इवन उन्होंने उस सारे डॉक्ट्राइन को जो पेंडेमिक का था उसको भी उन्होंने तस्लीम नहीं किया, और वो मुतनाज़ इलेक्शन बना दिया गया। और उस मुतनाज़ इलेक्शन के 4 सालों के बाद ये पूरी कैंपेन उनकी चीन के और वो उन मसाइल पे थी, और जो कौम से वो वादे कर रहे थे, जिस पे वो इवोक कर रहे थे और पॉपुलर लीडर बनते चले गए। और फिर अपनी कैंपेन के आगाज़ में 2023 में उन्होंने वो एक स्टेटमेंट दिया, मामले में पाकिस्तान तो नहीं सैंडविच हो जाएगा? सैंडविच बन गए ना हम। देखिए, चीन के सदर को दावतनामा गया, जिनको उन्होंने मैसेज देना था, जिनको पता है कि ये नागुज़ीर हैं हमारे लिए, उनको उन्होंने बुला लिया। और जिनको मैसेज देना था कि भाई शट अप, मैं पीस टाइटन हूँ, मैं पीस का मैसेंजर हूँ, और उन्होंने यानी नेतन्याहू की बात कर, हाँ जी, अमेरिका की तारीख में ये पहला मौका है कि जब से इसराइल वजूद में आया है, सदर ट्रंप ने एक बड़ा ऐसा कदम उठाया कि उसमें उनको दावतनामा नहीं दिया नेतन्याहू को। अच्छा, इसमें आगा साहब, लेट्स कम टू द रियल क्वेश्चन इन विच पीपल आर इंटरेस्टेड द मोस्ट। ये अमेरिका में जो पाकिस्तानी लॉबी है, जो कि बुनियादी तौर पे इमरान खान साहब के साथ है, ये इतनी मजबूत कैसे है कि वो 190 वाला रेजोल्यूशन आ गया, उसके बाद एक और ख़त आ गया, फिर ट्वीट्स आना शुरू हो गई और सब मामला, और फिर आगे ये इसमें रियलिटी कितनी है? ये डिजिटल मीडिया तक, ट्विटर तक ही रहेगा, या फिर ये इसका कोई प्रैक्टिकल फॉर्म भी, अमली शक्ल भी ले सकता है ये प्रेशर? देखिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं एक क्रिटिक हूँ पाकिस्तान के तमाम पॉलिटिकल सिस्टम जो इवॉल्व हुआ है, और हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं, डेमोक्रेसी किसी पार्टी में नहीं है। जो यहाँ पार्टियाँ मौजूद हैं इक़्तिदार में, उनके यहाँ भी डेमोक्रेसी नहीं है, और पीटीआई में भी इलेक्शन और वो उस तरह से जैसे ग्रास रूट पे उनके साथ लोग आना चाह रहे थे वो नहीं आए हैं, और पीटीआई की पार्टी का स्ट्रक्चर नहीं है। तो जब पॉलिटिकल स्ट्रक्चर नहीं होते तो ये पीटीआई का क्रेडिट नहीं है, ये इमरान खान का पॉपुलर लीडरशिप का क्रिज्मा है जिसे हम डिनाई कर रहे हैं, जिस तरह से ट्रंप का एक क्रिज्मा था। सही। और फिर हम उसके बीच में एक हमने इमोशनल रवैया बना लिया है कि भाई दोनों के हालात एक जैसे हैं, दोनों दोस्त हैं, और ये होगा और वो होगा। रियासत के मामलात रियासत की सतह पे तय होते हैं। सदर ट्रंप कह रहे हैं अमेरिका फ़र्स्ट। अब ख़तरा ये है कि कहीं अमेरिका फ़र्स्ट के चक्कर में हम कहीं कॉम्प्रोमाइज़ ना हो जाए। उन्हें ना भुट्टो से दिलचस्पी थी, ना उन्हें हमारे पॉपुलर लीडर से किसी से दिलचस्पी थी। जब उनका नेशनल इंटरेस्ट होगा तो अगर हम कॉम्प्रोमाइज़ हो रहे होंगे तो ये ख़तरे की घंटी है हमारे लिए। आगा साहब, पाकिस्तान में बानी चेयरमैन को फायर लगा
ट्रंप को वहां पर फायर लगा, कान के पास से गुजर के गया और जख्मी भी हुआ। ये दोनों चीजों को कंपैरिजन अगर आप करें तो इस वक्त भी आप समझ रहे हैं कि ट्रंप की जान को अभी भी खतरा है? जी, ट्रंप की जान को बिल्कुल खतरा है। उस इलेक्शन कैंपेन में भी था, डीप स्टेट को चैलेंज किया, और जो उनके दुश्मन हैं उनकी बहुत बड़ी इस्टेब्लिशमेंट है, और उस इस्टेब्लिशमेंट को चैलेंज करके अमेरिका में जो इंतखाब जीता उन्होंने, ये एक मिरेकल है, एक मोज़ा है। लेकिन मोज़ा इसलिए है कि अनबिलीवेबल था पूरी दुनिया के लिए। इंडाइटमेंट्स हो रही हैं और पूरी दुनिया का मीडिया उन्हें क्रिमिनल के तौर पे एस्टेब्लिश कर रहा था। मेरा आपसे आखिरी सवाल है काबिल मोहतरम आगा साहब, मैं ये समझता हूँ कि अमेरिका जो है वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग करता है जी, और उसका पेंटागन देखें, बाज़ाब्ता डिज़ाइन चीज़ें होती हैं, इस तरह तो नहीं है। आप फरमा रहे हैं, जो मुझे समझ आ रही है, ट्रंप आया तो सारी पॉलिसियाँ इधर की उधर हो जाएंगी, चीज़ें तब्दील हो जाएंगी। हाउ इट पॉसिबल सर? देखिए, मैं फिर अर्ज़ करता हूँ कि अमेरिका की जो डीप स्टेट जिसको चैलेंज किया है वो पेंटागन नहीं है, वो CIA नहीं है, वो FBI नहीं, ये उस सिस्टम के मैकेनिज़्म में, टूल बॉक्स में फिट होने वाले इदारे हैं और ये रियासत के अंदर काम करते हैं। लेकिन वो जो डीप स्टेट है वो मल्टी बिलियनर क्लब है, दुनिया की इंटरनेशनल जो मल्टी नेशनल कॉरपोरेशंस जो हैं पूरी दुनिया में, जिनकी एसेट्स हैं, जो पूरी दुनिया में कारोबार संभालते हैं, बल्कि दुनिया की मईशत का 75% उनके कंट्रोल में है। तो वो अमेरिका की डीप स्टेट है। उसके दरमियान एक जंग है जिसमें इंडस्ट्रियल मिलिट्री कॉम्प्लेक्स है, जिसमें फार्मास्यूटिकल के लोग शामिल हैं। और अगर आप देखें तो अमेरिका में जब भी रिसेशन आया, जब भी वॉल स्ट्रीट क्रैश की उनकी, कभी भी डिफेंस और उसके जो स्टॉक्स हैं वो कंपनी आउट ऑफ बिजनेस नहीं हुई। तो अब आप समझ लें कि कितना इन्फ्लुएंस है उनका, दुनिया की मईशत पे कब्जा है उनका। हमें ये रहनुमाई भी फरमाते जाए बाजवा साहब, जाते जाते पूछ लें, झुकाओ चाइना की तरफ रखें या अमेरिका की तरफ? साडा कित्थों फायदा होता है आगा साहब? देखिए, झुकाव का मसला नहीं है। कौमें जो होती हैं ना, वो हमारे हमसाए हैं। हम अपनी टेरिटरीज़, अपने जोग्राफिया तब्दील नहीं कर सकते। हमारी एक स्ट्रेटेजिक अहमियत है, रहेगी, लेकिन उस स्ट्रेटेजिक अहमियत में आपको बैलेंस करना है, आपको अपने नैरेटिव से जीना है। हिंदुस्तान को देख लेना, देखिए हिंदुस्तान के वजीर खारजा को बुलाया गया कि नहीं बुलाया गया? बुलाया। और वो कहाँ थे? और हमारे वजीर खारजा को, अपना वजीर दाखिला को नहीं किया गया। और मैं एक छोटी सी और मिसाल देता हूँ, अगर हमारे वजीर दाखिला को जाना था तो भाई फॉरेन ऑफिस ने आज जिस तरह से डिनाई कर दी जी हमने तो नहीं भेजा इन्हें, तो इसका मतलब है कि हमारी हुकूमत के अंदर ही वो इंटीग्रेशन का प्रोसेस क्लैरिटी नहीं। अच्छा, लास्टली आगा साहब, सुनने में आ रहा है कि अमेरिका ने कोई पर्सोना नॉन ग्रेटा डिक्लेयर किया, करने जा रहा है अमेरिका पाकिस्तानी कुछ शख्सियात को, 50 से ज्यादा हैं और सफरी पाबंदियां लगेंगी, ये इसमें जी ऐसा है, बिल्कुल ऐसा क्या है। सवाल किया बाजवा साहब के बंदे फड़न लगे हो तुसी? नहीं, पढ़ने नहीं लगे। देखिए, नापसंदीदा शख्सियात करार नापसंदीदा पर्सोना नॉन ग्रेटा डिक्लेयर करके उनको अमेरिका में उनके दाखिले पर पाबंदी होगी, और जहाँ जहाँ अमेरिका का इन्फ्लुएंस होगा वहाँ वहाँ उनके लिए मुश्किलात होंगी। अच्छा, अमेरिका का इन्फ्लुएंस तो फिर सारी दुनिया में है सर? नहीं, कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ नहीं है। मुझे नहीं समझ आई, थोड़ा समझा दे जरा बाजवा, जरा पढ़ा लिखा। प्रॉब्लम यह है भट्ट साहब और बाजवा साहब कि ये जो दहशतगर्दी है, ये जो एक्सट्रीमिज़म है, मैं 30 वर्षों से जब भी इस बात को देखता हूँ, रिव्यू करता हूँ, तो मैंने इंटरनेशनल फोरम्स पे, UN में जहाँ मौका मिला, अमेरिका के सियासतदानों के सामने, हिलरी क्लिंटन के सामने, मेरी तो गुफ्तगू यही रही है कि दिस इज़ अ बिजनेस, डू यू एग्री विद दिस और नॉट। और एक्सट्रीमिज्म को मैं ये डिफाइन करता हूँ, इसे रॉटन मॉरल फाइबर ऑफ ह्यूमैनिटी है। अगर साहब, ये जो भट्ट साहब बात कर रहे थे और आपने भी कहा कि हाँ वाकई खतरा है डोनाल्ड ट्रंप की जान को, उसी में जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स हैं उनमें से एक वो कि डीक्लासिफाई करना है, वो मार्टिन लूथर किंग की असैसिनेशन, जॉन एफ कैनेडी की असैसिनेशन, इसके पीछे क्या है? ये तो बड़ा पेंडोरा बॉक्स। देखिए, ये पेंडोरा बॉक्स खुलना ज़रूरी है। और रॉबर्ट एफ कैनेडी जो उसके नेफ्यू हैं, वो डेमोक्रेट थे, और डेमोक्रेट होने के बाद उन्होंने इंडिपेंडेंट कैंपेन की। और मैं इस पूरे इलेक्शन के पूरा जो सिनेरियो है 2023 से ऑनवर्ड, एक चीज़ देख रहा था कि ये मुकाबला कहीं, मुझे लग रहा था कि रॉबर्ट एफ कैनेडी और सदर ट्रंप के बीच में होगा, बाइडन कहीं एग्जिस्ट नहीं करेंगे। और मैंने ये भी कहा था कि अगर बाइडन इलेक्ट होते हैं किसी तरह से भी, या उन्हें दोबारा वो इलेक्ट करवा दिया जाता है उस पॉपुलर वेव को इग्नोर करके, सेंसरशिप करके, तो नुकसान क्या होगा? नुकसान ये होगा कि अमेरिका तकसीम हो जाएगा और बाइडन अमेरिका के आखिरी सदर साबित होंगे।
तकसीम से मतलब जियोग्राफिकली तकसीम हो जाएगा। बिल्कुल, बहुत कुछ हो सकता था अमेरिका में। ये इलॉन मस्क ने भी वैसे इसी तरह की आपकी सोच से मिलती जुलती मैंने उसकी भी पढ़ी थी। देखिए, बात फिर वही आ जाती है कि जब आप कोई इनिशिएटिव लेते हैं, तो मैं अमेरिका में, ये क्यों सर जरूरी है ये डिक्लासिफाई करना? वो जो ये बहुत जरूरी है। ये देखिए, अमेरिका की 240 साल की तारीख, अमेरिका का आइन और जिन लोगों ने उस पर कंट्रीब्यूट किया है, फाउंडिंग फादर्स का क्या नैरेटिव था अमेरिका के बारे? द डेमोक्रेसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, शैल नॉट पेरिश फ्रॉम अर्थ। वो एक ग्लोबल सिनेरियो देख रहे थे। और उसके बाद इब्राहिम लिंकन की असैसिनेशन जो है, वो किन हालात में हुई, ये सारी चीजें, ये कड़ियां जुड़ती हमारे यहाँ भी बहुत सारी ऐसी फाइल्स हैं, बहुत सारे ऐसे कमीशंस हैं, बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट्स हैं, तो वो उनकी जान को खतरा है। ये 100 दिन बड़े इंपॉर्टेंट है सदर ट्रंप के लिए जो पहले हैं। और उनका 2 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स, जिसको मैं बिलखुसूस जिसका तज़किरा करना चाहूँगा। एक तो जो उन्होंने फेडरल बैन लिफ्ट किया इंफॉर्मेशन के ज़राए को फ्री करने के लिए, मीडिया को, यानी उस फेडरल बैन से, यानी अमेरिका में भी सेंसरशिप था, लोग ये नहीं समझते थे। हम समझते थे CNN बहुत क्रेडिबल है, MSNBC बहुत क्रेडिबल है, फॉक्स बहुत क्रेडिबल है, इनके नज़रियात हैं और ये आज़ादी से करते हैं। लेकिन अमेरिका का कोई मेन स्ट्रीम मीडिया वो उन पाबंदियों से मुबर्रा नहीं था। इवन दुनिया की बड़ी न्यूज़ एजेंसीज, वहाँ पे भी यही मसला था। और आखिरी बात बाजवा साहब, जो 2 जेंडर का जिक्र किया है उन्होंने, देयर आर 2 जेंडर्स, तो ये पूरा एक कल्ट है, क्लाउट है, पूरी दुनिया में इसने अपने पंजे गाड़ लिए हैं। लेकिन अमेरिका में उन्होंने जिस बात को एम्फसाइज कर दिया, ये भी उनकी जान को खतरे का एक बायस बनेगा।